नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और ये है आपका पसंदीदा शो बाजार टुडे। इस शो में हम ना सिर्फ बाजार का हर एक ट्रेंड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा से लेकर एफ&ओ मार्केट में क्या चल रहा है इस पर हमारी नज़र रहती है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमारे शो के दौरान भेज सकते हैं। आपको पता है हमारे शो का फॉर्मेट क्या है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और आज जो हमारे साथ बेहद खास मेहमान है वो है मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, माफ़ी चाहते हैं, आपको परेशानी उठानी पड़ी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। जी कोई बात नहीं हर्षित, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। जी, तो सबसे पहले सर एक बार बाजार का मूड माहौल में बताया तो अपने व्यूअर्स को, तो बाजार का जो आज का सेशन रहा वो शानदार रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। अगर आपने पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड देखा हो बाजार का, तो बाजार एक गैप अप से खुलता है और फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है और फिर बाजार जोश वापस देखने को मिलता है। और आज भी बिल्कुल यही हुआ। जिस तरह से मोमेंटम रहा उस तरह लगा कि बाजार अब जल्द ही 23,000 के लेवल को छू लेगा। अब यही समझेंगे शो के दौरान सर से कि 23,000 के लेवल कब तक आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अपने लो से एक महीने में करीब 3,500 पॉइंट्स ये भाग चुका है और आज इसने करीब 49,000 के लेवल को टच किया है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से मामला यहाँ पे ठंडा था, लेकिन मिड कैप ने आज इंटरडे के दौरान 500 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। अपनी लाइफ हाई के करीब पहुँचता हुआ नजर आया। यहाँ पे 22,700 पे करीब यहाँ पे 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो 22,800 पर 1 करोड़ 83 लाख शेयर हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 48,800 की पुट में 1.25 करोड़ शेयर हैं। वही एकदम 1.25 करोड़ शेयर 49,000 के ऊपर भी कॉल के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मेटल, रियलिटी, तेल, गैस इंडेक्स में करीब 1% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, अभी आपको बाजार की स्थिति किस तरीके से दिख रही है? जो 23,000 का लेवल हमने 49,000 निफ्टी में तो देख लिया टच करते हुए, 23,000 का लेवल आपको कितना दूर दिख रहा है अभी? देखिए हर चीज जब लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे तब 600 के पास यही सेम दुविधा थी और जो दुविधा आज यहाँ पर 23,700 और 750 के बीच में खड़ी हुई है। एक बार को ऑप्शन डेटा यहाँ पर देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरिटी दिखाई देगी। जैसे लास्ट मोमेंट पे अगर देखें तो जो आज की एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ओआई डेवलप हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से ट्रेडर को भी 22,700 पुट साइड से एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसीलिए लोअर साइड पे अगर जाते हैं तो 22,300 पे भी जबरदस्त ओआई बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट देखिए अगर करेक्ट भी हुआ तो 22,700 के नीचे जाने के बाद होगा और कहां तक जाएगा वो होगा 22,300 तक। अब अप साइड के लिए देखते हैं। देखिए 23,000 का लेवल तो छुएगा ही छुएगा, लेकिन लेवल के बाद कहां पर रुकता हुआ बाजार नजर आएगा वो है 23,200 और 250 के लेवल। तो काफी इंपॉर्टेंट दुविधाजनक यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में बुल मोमेंटम जरूर है, लेकिन अगर 22,700 का लेवल टूटता है तो एक बार थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है और ये कहते हैं कि 2 कदम पीछे अगर हटेगा तो एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं से दोनों चीजों को यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखें, 22,700 के नीचे जाने के बाद 22,300 तक के आंकड़े दिखाई देंगे और अगर 22,800 के ऊपर निकल जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपसाइड का मूव लीजिए, 23,200 के पास आएगा, वहीं पर थकता हुआ मार्केट नजर आएगा। ठीक है सर, आपने ये 2 पॉइंट बहुत ही काम के बोले। मुझे लगता है व्यूअर्स को इस चीज़ को ध्यान से गौर से समझना चाहिए। 22,700 के लेवल पर अगर आता है तो 22,300 के लेवल पे जाते हुए यहाँ पे देख सकता है। अगर उसमें यहाँ पे 22,800 के लेवल आते हैं तो फिर नए लेवल के ऊपर 23,200-300 के लेवल पे आते हुए यहाँ पे देख सकता है बाजार। अच्छा सर, बैंक निफ्टी के किस लेवल पर सबसे ज़्यादा नज़र बना के रखनी चाहिए और कौन से नए लेवल हो सकते हैं आगे के लिए जिन पर ध्यान देना चाहिए? आपको लग रहा है कि अब 49 तक के आसपास तो ये पहुँचा है, अब नए टारगेट्स क्या हैं इसके लिए? देखिए बैंक निफ्टी, बल्कि अगर निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो मुझे हर्ष ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है और इसमें एक बार को अगर लेवल्स को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब 49,000 के ऊपर जिस दिन सस्टेन कर जाएगा तो अगला जो लंबा सफर है वो 49,500 और 50,000 के आंकड़े के लिए फाइट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन डिप अगर आता है, डिप के चांसेस अगर बनते हैं तो कितने बनेंगे? बहुत थोड़े चांसेस हैं। 48,500, 48,800 ये बीच के दो सपोर्ट काफी स्ट्रांग है और इनके नीचे निफ्टी फिलहाल अभी जाता हुआ नजर नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिप आता है तो
निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा और इसमें ज्यादा तेजी की संभावनाएं बनेगी। अब एक साइकोलॉजिकल लेवल देखिए, जरूर होता है कि 49,000 के ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जरूर निकलेगा। 49,500 और 50,000 के लेवल्स जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। बस अगर कहीं गिरावट आए तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 कदम पीछे हटता है तो वापस बाई की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ाएगा। टारगेट 50,000 का आने वाले हफ्तों में लेकर चलना चाहिए। 50,000 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हफ्तों में सर ने बोला है यहाँ पर। अच्छा सर, एक चीज़ समझाइए, अभी बाज़ार आपको क्या महंगा लग रहा है, वैल्यूएशन हाई दिख रहे हैं या फिर नहीं, अभी भी यहाँ पे खरीदारी का मौका है? देखिए हर्षी, जैसे मैंने बताया कि दोनों दुविधाएं यहां पर हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रैली देख रहे हैं तो मैं एक सजेशन यहां पर आज ही मैंने अपने ज्यादातर क्लाइंटों को रिकमेंड किया कि जिन स्टॉक्स में आपने रीसेंट रीसेंट का मतलब है लास्ट, आपने 2 वीक 3 वीक 4 वीक मतलब 1 महीने के लास्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें भी करी है और आपको 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है या 10-12% से ऊपर है, तो बिल्कुल यहां पर प्रॉफिट बुक करिए। क्यों? क्योंकि अगर यहां से पीछे जाने की देखते हैं तो स्टॉक में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, उनमें गिरावट के संकेत यहां पर बढ़ सकते हैं। और अगर गिरावट आती तो 5 से 8% अगर करेक्ट हो सकता तो सारी 1 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बेटर है कि आप यहां पर मुनाफा जरूर वसूल करें, छोड़े नहीं उस स्टॉक को, उस स्टॉक पे नजर बनाकर रखें, क्योंकि 5% तक का करेक्शन एक मुझे लगता है कि वापस से एक रिवर्सल दिखाई देगा स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल हम अपने क्लाइंटों को यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, एक चीज़ और समझाइए, क्या आपको लग रहा है जो इलेक्शन के बाद वाली रैली थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है या फिर नहीं, अभी वो भी आनी बाकी है? देखिए इलेक्शन के बाद तो एक रैली जबरदस्त आएगी, और जो अभी आपने लेवल्स की बात करी थी जिनमें आप 75,000 के इस समय चूंकि सेंसेक्स पे खड़े हैं, लाख का आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, निफ्टी 28,000 और 30,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ेगी, तो मुझे लगता है हर्ष, जब तक 2 कदम पीछे नहीं हटेगी अगली रैली नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन के संकेत अगर ये दिखाता है तो मार्केट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर इन लेवल से चलेगा तो ये मान के चलिए कि निफ्टी 25,000 के आंकड़े तक आते आते थक जाएगी, तब 28,000 का आंकड़ा छूने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले अगर कोई करेक्शन आ गया तो वो ज्यादा अच्छे सेंटिमेंट यहां पर बनाता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं से मार्केट थोड़ा टॉप आउट है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जिनमें स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा आ रहा है, 10% का मुनाफा सफिशिएंट मुनाफा है 1 महीने के हिसाब से, तो आपको बुक जरूर करना चाहिए। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी रणनीति बताई, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हैं इस चीज़ का वो इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा उठाएंगे, और जो भी व्यूअर्स हैं अपने सवाल भेजिए, हम लोग शो के दौरान सर से पूछेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर वेदांता की बात करते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है CLSA की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कमोडिटी की कीमतें हैं उसका इजाफे के तौर पर साफ तौर पर वेदांता को उसको फ़ायदा मिल रहा है। इसकी रेटिंग भी उन्होंने बदलाई है, यहाँ पे चेंज करी है, और उन्होंने जो रेटिंग है वो रिड्यूस से बदलकर बाय की कर दी है। इसके साथ ही वेदांता का जो स्टॉक का टारगेट है वो भी बदल दिया है, प्राइस जो है 360 से बढ़ाकर 390 कर दिया है। सर पूरे मेटल पैक में तेज़ी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए मुझे हर्ष याद आता है कि 1-2 वीक पे जो आपके कॉल्स थे उसमें अगर देखा जाए तो वेदांता, कोल इंडिया, माइनिंग से रिलेटेड और नेशनल एल्युमिनियम, ये सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन पे थे। और उस समय तो जब ये 280 का भाव चल रहा था तो उस समय किसी ने रेटिंग या किसी ने भी इसकी बाय रिकमेंडेशन नहीं दी है, लेकिन आपके चैनल पे इसकी बाय रिकमेंडेशन दी गई है। और मैं समझता हूं कि अब इन लेवल्स पर एज अ ट्रेडर अगर मैं देखता हूं या एज अ इन्वेस्टर देखता हूं तो मुझे लगता है कि 380 का लेवल 400 का मुनाफा वसूली के लिए अच्छा है। भले वो बाय रेटिंग अभी आई हो, लेकिन उससे पहले एक बार मुनाफा वसूल लेना चाहिए। डिप आता है 330 320 के लेवल्स वापस अगर दिखाई देंगे तो मैं फिर से चढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी 380 का टारगेट एक लेकर चलते हैं। उन लेवल्स पर आता है जरूर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जितने भी सेंटीमेंट है वहां पर आकर थकते हुए रुकते हुए से नजर आएंगे, दूसरी चाल के लिए करेक्शन आना जरूरी होगा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मोमेंटम तेज है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सेल करके चलें, लेकिन 380 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए। 380 के पास मुनाफा जरूर वसूल करना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज में, काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था उसकी, उसमें हमने एक स्टोरी भी की थी कि 5 ऐसे स्टॉक जिनको लग रहा है उनको कि प्रॉफिट गिर सकता है यहाँ पर, और 5 बढ़ने वाले। हालांकि मेरा सवाल यहाँ से थोड़ा सा अलग है सर, उन्होंने कोटले पाटिल डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर खरीदारी की सलाह दी है।
और मैं यहाँ पे इसलिए चीज़ इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं किसी भी शेयर को उसके रिकॉर्ड हाई पर खरीदने से वो कहते हैं कि थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्टॉक अभी पीछे ही इन्होंने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। आप कैसे देख रहे हैं इनको, दोनों स्टॉक्स को, और क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए हर्ष जी, मैं समझता हूं कि अगर मोतीलाल ओसवाल ने इस रिपोर्ट को निकाला तो उन्होंने फंडामेंटल बहुत जबरदस्त इस पे एनालिसिस करना होगा, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट व्यू किस लिए कह रहा हूं, देखिए मैं अगर अगले 3 साल और 5 साल के लिए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी पूरा का पूरा काउंटर ही काफी अग्रेसिव बाइंग ले चुका है, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो लोढ़ा हो, या फिर अदर स्टॉक्स हो। अब कोटे पाटिल की बात करें या फिर इंपॉर्टेंट जो आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हाई की तरफ इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि इस समय बूम पर प्रॉपर्टी मार्केट का एक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं और आप 30% का डाउन साइड का अगर आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको बिड करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, आप यहाँ पर बीटी बाजार को फॉलो कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में आपको उतने प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका भी साथ लेना चाहिए। अब बाइंग रिकमेंडेशंस बहुत सी कंपनियों की आती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि समय जो है वो कभी भी नहीं बताता कि समय सही समय क्या है। तो आपको सही समय पर स्टॉक मार्केट पे एंट्री करने में वही रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलते हैं, और जिन्होंने गलत समय पे एंट्री कर ली वही आज नेगेटिव पे खड़े होंगे। और हाई पे जब स्टॉक होता है तो कभी भी 100% निवेश नहीं करना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो रखना है। आप 5 से 8% अपने पोर्टफोलियो का रियल्टी काउंटर पे रखें, लेकिन बहुत केयरफुल रहें क्योंकि अगले 3 साल 2 साल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत खराब हो सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, सवालों को हम लोग ऐड ऑन करते हैं। अशोक जी का सवाल आया है, जियो फाइनेंशियल के बारे में पूछे हैं कि सर Q4 के रिजल्ट कैसे दिख रहे हैं आपको और उस पर कैसे किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए इस समय जियो फाइनेंस का पहला एक तो टारगेट समझ लीजिए। इस समय जो मोमेंटम है उसमें 380 और 395 के लक्ष्य यहां पर दिखाई देंगे, और उससे पहले अभी रुकने वाला नहीं है। ये मैंने आप लोगों को इससे पहले भी 330 पे, 280 पे भी बाय कॉल का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन एक बढ़ने की क्षमता होती है। अब फंडामेंटल नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जब अभी चूंकि बहुत ज्यादा यहां पर कुछ फंडामेंटल की इतना इंपॉर्टेंस इस स्टॉक में नहीं, क्योंकि ये स्टॉक रिलायंस अलग होने के बाद जब बना, कंपनी रिफॉर्म हुई, तो अभी तो ग्राउंड रियलिटी पे काफी कम चीजें, सिर्फ एक स्पेकुलेशन पे इस कंपनी का इतना ज्यादा कुछ जो है वो मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हाँ, नंबर्स अच्छे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफी हद तक बिजनेस में क्लियरिटी नजर आएगी, और इसी स्पेकुलेशन में ये स्टॉक बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है पहले एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 380 और 395 का लक्ष्य रखिए। उन लेवल्स पर आता है तो मुनाफा वसूल जरूर करिए और वापस से हर्ष को तंग करिए। ठीक है सर। अच्छा सर, SS परिहार जी का सवाल आया है, यहाँ पे केमिकल्स से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन मैं पहले अपना सवाल पूछता हूँ फिर मैं आपसे पूछता हूँ सर। केमिकल स्टॉक्स जो है बेसिकली, चाहे वो स्पेशलिटी हो या कमोडिटी केमिकल हो, तमाम कंपनियों में तेज़ी है। दरअसल एक्सपोर्ट डाटा जो आया है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरती और विनती ऑर्गेनिक जो है उनकी रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिली है। अब यहाँ पर सवाल भी है SS परिहार जी का कि टाटा केमिकल में क्या एंट्री की जा सकती है, टारगेट फॉर 3 मंथ्स? हाँ, देखिए वैसे आपने हर्ष बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और ये वो बहार है जिस बहार की खुशबू लेने की कोशिश मत करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए टाटा केमिकल की स्पेशली अगर बात कर दें, काफी अप हो चुका है। 1250 अगर यहां पर टारगेट दिखाई देता है तो नीचे का वापस से 1050 का लक्ष्य दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप 50-50% वाली पोजीशन पर ट्रेड करेंगे। दूसरा, आपने चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, अगर इनमें पोजीशंस बना रखी हैं तो कोशिश करिए। वैसे मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने ऊपरी लेवल पर बना रखा होगा, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अभी जो हवा चल रही है उसमें एक बार चलना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इनमें उतनी ही तेजी से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। फिलहाल केमिकल स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है काफी हाई पे हैं, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचना चाहिए। करंट लेवल्स जिनमें भी हैं उनमें थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर रखिए। बाइंग मोमेंटम आएगा। अगर यहां पर यही जो सेम रेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये अगले 2 हफ्ते तक अगर खड़े रहते हैं तो बिल्कुल बाय करिएगा, और मैं भी यहां पर बाय कॉल दूंगा, लेकिन तब तक सेफ्टी बरतते हैं और थोड़ा मुनाफा वसूली करके चलते हैं।
ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बताई होगी। अच्छा सर, एक स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर इसके की डाटा को देखें तो जो इसका मार्केट कैप है करीब 7,000 करोड़ का है, फ्री फ्लोट करीब 22% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है करीब करीब 70% है, और जो कर्ज है 329 करोड़ का है। स्टॉक में हमने पीछे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, आज भी करीब ये 5%, 4.5% के आसपास रहा है। अगर YTD देखें 115% का रिटर्न रहा है, एक महीने का 45% रहा है, एक साल का 733% रिटर्न रहा है। आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इसके लिए? देखिए, ये भी एक स्टॉक ऐसा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक टॉप आउट है। मार्केट में जितना इम्पैक्ट है उसकी वजह से काफी वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल चुकी है। 520 के जो मोमेंटम है, चूंकि अभी मोमेंटम, देखिए मैं मोमेंटम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट में मोमेंटम होता है ना हर्ष जी, तो हमारे यहाँ पे जो कहावत है ना कि ए और बी दोनों चल जाते हैं, आप समझ रहे हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि चलते हुए से नजर आते हैं। टारगेट उसमें आप घबराइए नहीं, उन स्टॉक्स का टारगेट रखिए। 535 के आसपास के लक्ष्य आते हैं, मुझे लगता है एक बार को रिव्यू लेना चाहिए। अगर उन लेवल्स तक कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिखाई देता है तो आगे के टारगेट लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 535 का टारगेट अब नीचे साइड में इंपॉर्टेंट है। अगर 510 के नीचे 2 दिन क्लोज कर जाए, वैसे ही हाथ जोड़ लीजिए, बुक कर लीजिए, ज्यादा दिन लंबे रहने की जरूरत नहीं। तब ये स्ट्रैटेजी रखिए, मोमेंटम स्ट्रैटेजी ही मोमेंटम स्टॉक्स में काम आती है। ठीक है सर, एक सवाल अपेक्षा जी का है टाटा स्टील के ऊपर, सर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, टाटा स्टील अगर मैं इस समय देखता हूं तो देखिए इसकी रिकमेंडेशन चूंकि पहले से चली आ रही है, तो मैं टारगेट ही यहां पर देने की कोशिश करूंगा। अगर इमीडिएट आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए। कितना रुकना है? 155 रुपए का, चूंकि आज ही मैंने बताया कि मैं प्रॉफिट थोड़े बुक करवा रहा हूं, तो 155 के आसपास आएगा, अट्रैक्शन दिखाई देगा, वहां पर बाय करेंगे। टारगेट होगा लंबे समय के टारगेट 195, वहां पर रिव्यू करेंगे। स्टॉप लॉस 145। तो इन लेवल्स पर सेफ्टी ज्यादा है। करंट लेवल पर थोड़ा 2-4 दिन छोड़ दीजिए, बहुत चल चुके हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, OMC स्टॉक्स की बात करते हैं, BPCL, HPCL, IOCO, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दरअसल खबर भी यही है कि ऑयल जो है वो स्लिप हुआ है 90, हम लोग प्रति बैरल के हिसाब से देखा, डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि रिटेल मार्जिन जो होते हैं, अगर उसको देखें तो लॉस जो होता है वो 3 रुपये 30 पैसे के से लेकर 4 रुपये 20 पैसे पर लीटर के हिसाब से होता है, अगर भाव जो 90 या फिर 92 बैरल क्रूड के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स का तो सर वेट है, अभी टाइम है अभी इसमें, आप कैसे देख रहे हैं, कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनमें लॉन्ग टर्म टारगेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी मोमेंटम में कहूंगा कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समय दीजिए। एक एक करके स्टॉक्स को लेते हैं। सबसे पहले बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बीपीसीएल देखिए 630 से पहले रुकने वाला नहीं है। नए इन्वेस्टर को एंट्री करनी है तो थोड़ा रुक कर करें। अगर मोमेंटरी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, 630 का टारगेट लीजिए, 590 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर लंबे समय के ट्रेडर हैं तो रुकिए, 590 के पास, 595 के पास आता है, एंट्री करना बनता है। गेल इसके सामने एग्जांपल है, 202 रुपए चल रहा है, 195 पे वापस अट्रैक्शन दिखाई देगा। बीपीसीएल की बात कर लें तो सॉरी, आईओसी की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि 170 165 ये अच्छे लेवल हैं, लीजिए। 200 रुपए का टारगेट है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम होगा। ओएनजीसी 290 रुपए के पास तक आता हुआ, थकता हुआ सा नजर आएगा, एंट्री बनती है 265 रुपए पे। अब आ जाते पेट्रोनेट पे। आज जो एक स्टॉक बाय पे आया है वो है पेट्रोनेट। इस समय 302 रुपए चल रहा है। 300 से 302 रुपए पे अच्छा स्टॉक है। अप साइड पे 325 का लक्ष्य यहां दिखाई देता है, लॉन्ग टर्म पे 370 का लक्ष्य दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि 280 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए। तो एक एक करके जिन स्टॉक्स को जैसे बताया उस हिसाब से एकुमुलेट करिए, अग्रेसिव मत घुसिए मार्केट में। आज के दिन मैं कहूंगा कि अभी जो आने वाला 2 से 3 दिन है, इनमें सिर्फ अपना एक्सपोजर 15 से 20% रखिए। मौका देगा, अच्छे लेवल्स मिलेंगे, अच्छी एंट्री आपकी होगी। ठीक है सर। भूपेंद्र सिंह का एक सवाल है कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर, आपका क्या व्यू है और क्या इस लेवल पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है? देखिए, हर लेवल एंट्री के लिए नहीं होता है
और इस समय कोचिन शिपयार्ड को देखें तो अब मुनाफा वसूली हावी होना शुरू हुई है और ये मुनाफा वसूली 950 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए इसका कोई मुकाबला नहीं है, 1450 के लक्ष्य यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन रेस में थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फ्रेश अगर एंट्री करना चाहते हैं 950 और 1000 के आसपास के लेवल्स के लिए वेट कर लीजिए, उन लेवल्स पर आता है तो एंट्री करने के लिए एक बार दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है सर। सर एक सवाल आया है यहाँ पे अमल जी का, RIL रिलायंस के ऊपर पूछ रहे हैं। अभी पीछे रिपोर्ट्स भी आई और हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने व्यूअर्स का शेयर भी करी है। अभी RIL का आपको कैसे दिख रहा है सर यहाँ पर? देखिए रिलायंस मुझे काफी, अभी जो मोमेंटम देख रहे हैं उसमें तो काफी हद तक एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि अगर ये 2850 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक इसमें अभी कोई डाउन ट्रेंड दिखाई नहीं देगा। अब अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि 3200 के आंकड़े के लिए इसने अपनी कॉल जो है वो ओपन कर रखी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे हैं तो 3200 के टारगेट के लिए यहां पर वेट करना चाहिए। जब तक 2850 के नीचे का क्लोजिंग नहीं आता तब तक कोई नेगेटिव ट्रेंड आने के चांसेस यहां पर नहीं होंगे। ठीक है। जो भी तमाम व्यूअर्स हैं, देखिए उनसे गुजारिश है हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा सर एक सवाल यहाँ पे अनिल वर्मा जी का है, रिट्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं। शेयर जो है करीब 682 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है हर्ष। सर रिट्स RITES, इसके ऊपर एक सवाल आया है। 682 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं एक व्यूअर, और करीब करीब एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए 5% के आसपास। देखिए रेलवे ही एक ऐसा काउंटर है जिसमें कि एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है। राइट्स इस समय चल रहा है 681-80 रुपए के पास। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो इसका लो दिखाई देता है वो 670 रुपए का, और अपसाइड का मोमेंटम अगर देखते हैं तो वापस से 750 के लक्ष्य के लिए ये यहाँ पर जो है वो अग्रेसिव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, 750 का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा कल की तो सर बाजार में छुट्टी है, परसों बाजार फिर खुलेंगे। आपको लग रहा है कि परसों हम लोग क्या स्थिति आपको दिख रही है, क्या सेटअप दिख रहा है? क्या एक बार जिस तरीके का ट्रेंड मैंने बताया या देख भी रहे हैं हम लोग इस तरीके का ट्रेंड की एक होता है गैप अप और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद बाजार में फिर तेज़ी देखने को मिलती है। किस तरीके के सेटअप देखने आपको लग रहा है कि फ्राइडे को हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने यहाँ पर वैलिड क्वेश्चन पूछा है हर्ष। मैं बताऊं तो आपको थोड़ी यहाँ पर 22,700 का निफ्टी का लेवल बिल्कुल ध्यान रखें। पहला, अगर 22,700 के नीचे निफ्टी ट्रेड होती तो अपने जो भी पोर्टफोलियो है उनमें कम से कम आपको 40 से 60% का मुनाफा वसूली करना चाहिए। और ज्यादातर जो अभी सेटअप जिस हिसाब से बन रहा है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक में भी मोमेंटम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती। तो फ्राइडे का मार्केट थोड़ा, अगर भले निफ्टी यहां पर एक जो है वो कंसोलिडेट करती रहे लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली थोड़ी बढ़ सकती है। तो एक बार को बी कॉशियस, फ्राइडे का सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्राइडे यहां पर क्लोजिंग पॉजिटिव होती भी है तो वो शायद एक्सटेंड होकर मंडे तक में प्रॉफिट बुकिंग यहां पर थोड़ी बढ़ सकती है। तो आप लोग ध्यान रखकर ट्रेड करें। 22,700 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली करिए, नहीं तो अपसाइड 23,200, अगर 22,800 के ऊपर चला जाता है तो फिर 23,200 तक की चिंताएं खत्म हो जाएंगी और उन लेवल्स को मार्केट पहले छुएगा। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों को जवाब दिया बहुत अच्छे से। मुझे लगता है आपने एक एक चीज़ समझाई, स्टॉक स्पेसिफाई से लेकर आपने जो मार्केट में किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर आपने तमाम पहलुओं पर आपने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका। तो साफ तौर पे आप रवि सर को सुन रहे थे और उन्होंने कई चीज़ें अहम बताई हैं कि किस तरीके से बाज़ार का सेटअप हो सकता है यहाँ पर शुक्रवार को, और कौन से ऐसे क्रूशियल लेवल हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाज़ार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।